जियोपोल आईएएस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी का रमेश सिंह सर की बुक को जो है पढ़ना शुरू किया है, आपको बताना शुरू किया है। ये बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई है। इसका 4th चैप्टर आजकल हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर में बात करेंगे हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्भव की, कि आखिर आज के समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं तो इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या क्या रहे हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। तो एक एक करके हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। अगर हम बात करें भारत के उद्भव की हिस्ट्री में जाएं तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि भारत कभी भी व्यापार के रूप में या किसी तरह के प्रोडक्शन के रूप में अपने समय में कभी पीछे नहीं रहा। इसके साक्ष्य हमको मिलना शुरू हो जाते हैं हड़प्पा काल से ही। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है सब जो ढूंढी गई है, ये एक व्यापारिक सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। यहाँ का नगर नियोजन बहुत अच्छा था, जो हिस्ट्री की क्लास में आप पढ़ेंगे। इसके साथ जो सबसे मार्के की बात वो ये है कि यहाँ पर समुद्री रास्ते से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। जब हम देखते हैं लोथल में, कालीबंगन में बड़े बड़े शिपयार्ड जैसी संरचनाएं मिली हैं, इसका मतलब है कि उस समय भी प्राचीन से प्राचीन 1500 ईसा पूर्व में भी भारत का व्यापार दूसरे देशों के साथ होता था। उस समय जो भी सभ्यताएं थी, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, सबके साथ संबंध थे। वहाँ की लाई हुई चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें उन देशों में पाई जाती हैं और जो क्लियर साक्ष्य मिला है वो इस बात का संकेत देता है कि उस समय भी व्यापार काफी उन्नत अवस्था में था। और ये क्रम लगातार चलता रहा। प्राचीन समय में भी इसी तरह की व्यवस्था थी। गुप्तों के समय में भी हमको दिखता है व्यापारिक संबंध। चाइना से यहाँ पे यात्री आया करते थे, वेनसांग जैसे। यानी कि पूरा प्राचीन काल जो है भारत को एक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने में एक अच्छी पिक्चर हमारे सामने पेश करता है कि हमारे यहाँ व्यापार पर पहले भी जोर दिया जाता था। हम अपने ज़रूरतों के लिए सक्षम थे पूरी तरह से। हमारी डिपेंडेंसी दुनिया के और देशों पे कम थी। हाँ, हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते थे, चाहे वो हस्तशिल्प की चीज़ें हो, चाहे हमारे यहाँ के रत्न हो, आभूषण हो, इनकी ज़रूरत दुनिया के देशों की थी, जिनका हम दुनिया के देशों के साथ व्यापार भी किया करते थे। सिल्क रूट भारत के पास से होकर गुजरता था, इससे भी भारत को फ़ायदा होता था, दुनिया के देशों के साथ जुड़ाव होता था इससे। कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। फिर जब मध्यकाल की हम बात करते हैं तो मध्यकाल में भी हमने प्रॉस्पेरिटी प्राप्त की और रहन सहन यहाँ के लोगों का काफ़ी बेहतर था। जो अंग्रेज यात्री मुगल काल में भारत में आए, उन सब ने यहाँ की बनी हुई संरचना और यहाँ के जीवन शैली की बहुत तारीफ की। और स्थिति ये थी कि जिस समय मध्यकाल की बात करें हम, मध्यकाल में जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु आप सभी लोगों को पता होगा हुई थी 1707 में, यानी अंग्रेजों के भारत पे कब्जा करने से लगभग 50 साल पहले। इस समय भारत की जीडीपी विश्व जीडीपी का 25% के आसपास थी। यानी कि भारत जो है पूरी दुनिया का 1/4 वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता था औरंगजेब के समय में। अब आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा कि क्यों भारत के ऊपर इतने आक्रमण होते थे, क्यों हमारे यहाँ से किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। प्रॉस्पेरिटी, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में हो, उत्पादन के क्षेत्र में हो, अच्छी सुंदर चीज़ें बनाने के क्षेत्र में हो, पेंटिंग में हो, वास्तुकला में हो, हर एक चीज़ में भारत दुनिया का सिरमौर रहा, कम से कम औरंगजेब की मृत्यु के समय तक। लेकिन स्थितियों में परिवर्तन कब आया? स्थितियों में परिवर्तन आया 1757 के बाद। 1757 में आप सभी लोगों को पता है कि प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब की हार हुई। रीजन चाहे जो भी रहा हो, आप लोग इतिहास में पढ़िएगा। इसके बाद अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया।
साम्राज्य विस्तार किया और इस साम्राज्य विस्तार के कारण, इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। वो भारत जो आत्मनिर्भर था, जिसके ऊपर दुनिया के लोगों की नज़र थी, जो 25% जो है जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी का उत्पादित करता था, उसकी दशा धीरे 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 खराब होती चली गई। और जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो विश्व अर्थव्यवस्था में हमारा नगण्य सा योगदान रह गया था। ये है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिससे हमको शुरुआत करनी है। आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? कौन सी ऐसी चीजें थी? क्या अंग्रेजों ने ऐसा किया था जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था की दुर्गति हुई? ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ज्ञान से ही हमको आगे आने वाले समय में क्या करना चाहिए इसका पता चलेगा कि कौन सी सीख हमको लेनी चाहिए। अब उस समय अर्थव्यवस्था संचालित कैसे थी? अगर हम बात करते हैं 20वीं सदी के विश्व की, 20वीं सदी की जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं थी, इनका नारा था विकास, यानी प्रारंभिक समय, विकास तथा विकासवाद। यानी हर एक देश जो अपने डेवलपमेंट में लगा हुआ था, और जो सरकारें थी दूसरी दुनिया की, जहां सारी विश्व की सरकारें थी, ये सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों में लगी हुई थी। सामाजिक और आर्थिक सुधार हर सरकार अपने देश के लोगों के लिए कर रही थी। और भारत में क्या हो रहा था? भारत में हो रहा था इसका उल्टा। कैसे ऐसा हो रहा था, इसको भी जानने की कोशिश करिए। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत अपनी औपनिवेशिक सरकार जरूरतों के लिए काम कर रहा था। जहां दुनिया के सारे देश अपने लोगों को अच्छा जीवन स्तर देने के लिए प्रयासरत थे, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे, औद्योगिकरण की आंधी चल रही थी, औद्योगिक रूप से सशक्त बनाने पे काम कर रहे थे, भारत क्या कर रहा था? भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश जरूरतों के हिसाब से काम कर रही थी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश जरूरतों के हिसाब से काम कर रही थी। हिसाब से काम कर रही थी। और ये ब्रिटिश शासन जो हमारे यहां था, वो चाहता क्या था? ब्रिटिश शासन क्या चाहता था? क्या इच्छा थी इनकी? ब्रिटेन की इच्छा क्या थी? ब्रिटेन की इच्छा ये थी कि सबसे पहली चीज, भारत प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादक बने। और दूसरा, ब्रिटिश उद्योगों के माल के लिए बाजार बने।
कहने का सीधा सा मतलब ये है कि भारत को जिस समय अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए था, भारत की सरकार को अपने देश का विकास करना चाहिए, इसके स्थान पे हम काम किस लिए कर रहे थे? ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के हिसाब से काम कर रहे थे। और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था चाहती क्या थी? ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की इच्छा ये थी, ब्रिटिश सरकार की इच्छा ये थी कि भारत के क्या हो, प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करें, यानी उनके उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन हम करें। और जब ये कच्चा माल इंग्लैंड जाए, वहां से जो प्रोडक्शन उद्योगों में हो, उसके लिए बड़े बाजार का काम करें। पूरी अर्थव्यवस्था इसी हिसाब से संचालित की जा रही थी। और स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि भारत उस समय किस लिए काम कर रहा था? भारत उस समय ब्रिटेन के लिए पूंजी का स्रोत था। इस पूंजी से ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा था। कहां का? ब्रिटेन का औद्योगिकरण हो रहा था। इस औद्योगिकरण, इस उत्पादन के लिए, औद्योगिक उत्पाद के लिए, ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद के लिए ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादन के लिए बाजार कौन था? बाजार भारत था। यानी कि इससे एक बात क्लियर हो गई इस पूरी प्रोसेस से कि पैसा कहां जा रहा था? पैसा भारत से ब्रिटेन जा रहा था। इसी को बोलते हैं, जो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जिसकी तरफ ध्यान दिलाया, कि वेल्थ जो है भारत से ब्रिटेन की तरफ जा रही थी। जो संपत्ति, जो भी प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, जो भी वेल्थ क्रिएशन हो रहा था भारत में, वो भारत में खर्च होने के स्थान पे कहां जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था। और भारत को लगातार जो है इस चीज के लिए मजबूर किया जा रहा था कि वो प्राथमिक चीजों का उत्पादन करता रहे। इसके अलावा सरकार क्या करती थी? ब्रिटिश उद्योगों की जरूरत के लिए उत्पादन संरचना ब्रिटिश जरूरतों के हिसाब से यानी कि अगर ब्रिटेन को जरूरत है कि नील का उत्पादन होना चाहिए, तो भारत के किसानों को इस बात के लिए मजबूर किया जाता था कि वो अपनी जमीन के एक बड़े हिस्से में नील का ही उत्पादन करेंगे, और जो प्राइसिंग नील की होगी वो भी वही फिक्स करेंगे। यानी कि ब्रिटिश जरूरतों के हिसाब से उत्पादन होगा। इसके अलावा उत्पाद का मूल्य ब्रिटिश सरकार डिसाइड करती थी। ब्रिटिश सरकार निश्चित करती थी। जब ब्रिटिश सरकार उत्पाद का मूल्य निश्चित करती थी, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उत्पाद का मूल्य ब्रिटेन के लिए लाभदायक मूल्य संरचना रखी जाती थी। यानी कि भारतीय उत्पादों का कम मूल्य देना और ब्रिटेन से जो उत्पाद है उसका अधिक मूल्य देना, यही हमारे यहाँ विनिमय प्रणाली चल रही थी। यानी कि इसका परिणाम क्या था? भारतीय उत्पाद उत्पादों का कम मूल्य, निर्धारण, और ब्रिटिश उत्पादों का अधिक मूल्य।
यानी कि कुल ले दे के सारी जरूरतें किसकी पूरी करनी थी? ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की पूरी करनी थी। ब्रिटेन की जरूरत के हिसाब से सारी चीजें भी डिसाइड होती थी, यहां तक कि प्राइसिंग डिसीजन भी ब्रिटेन की जरूरत के हिसाब से। भारत में जिस चीज का उत्पादन होगा उसकी प्राइस कम रखी जाती थी और इंग्लैंड से जो सामान बन के आता था उसकी प्राइस हाई रखी जाती थी। इसी व्यवस्था द्वारा भारत में जो पैदा होती थी संपत्ति उसको इंग्लैंड ले जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा ब्रिटिश प्रशासन के पूरे खर्चे का सारा भार भी भारत सरकार के ऊपर ही था। भारत सरकार ही इसके लिए लायबिल होती थी कि किस तरह से जो है ब्रिटेन की सरकार चलती रहेगी, किसकी कितनी सैलरी होगी, ये डिसाइड होगा इंग्लैंड से। लेकिन देना किसको पड़ेगा? भारत के लोगों को अपने टैक्स से देना पड़ेगा। कुल ले दे के ये एक शोषणकारी व्यवस्था थी। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नष्ट करके रख दिया। भारत के जो परंपरागत शिल्प थे, भारत के परंपरागत शिल्प, कुटीर उद्योग नष्ट कर दिए गए। अगली चीज क्या हुई इससे? आत्मनिर्भर गांव समाप्त हो गए। आत्मनिर्भर थे गांव। ब्रिटेन के आने से पहले अपनी ज़रूरत का लगभग सब कुछ जो है हमारे यहाँ के गाँव में अपने आप पैदा होता था। इन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है इस ब्रिटिश व्यवस्था ने जो है वो कर दिया। अंग्रेजों ने उस समय जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से किया कि माल जो है गाँव से पोर्ट तक पहुंच जाए और पोर्ट से आने वाला सारा माल पूरे भारत में फैल सके। इसीलिए उसने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया। कुल ले दे के अर्थव्यवस्था में जो गतिशीलता आनी चाहिए थी वो आ नहीं पाई। बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि अगर अंग्रेजी शासन 1750 के बाद यहाँ नहीं आया होता तो ये पूरी संभावना थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रही थी, एक सामंती व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था में बदलने की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उस स्वाभाविक विकास को रोकने का काम ब्रिटिश सरकार ने किया। क्यों? क्योंकि उनको अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, अपने हिसाब से इन सब चीजों को करना था। जब 20वीं सदी के प्रारंभ में सारी दुनिया के देश विकासात्मक काम कर रहे थे, हमारे देश की सरकार हमारे शोषण में लगी हुई थी। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य क्या है? जब हम देखते हैं उस समय की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सामाजिक क्षेत्रों में बिल्कुल निवेश नहीं कर रही थी। इसका परिणाम क्या था? इसका जो परिणाम हुआ इसको भी ध्यान में दीजिए। क्यों? क्योंकि सरकार का कोई फोकस ही नहीं था। हमारे यहां निर्धनता बहुत अधिक थी। निरक्षर लोगों की संख्या यानी निर्धनता बहुत ज़्यादा थी, निरक्षर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तक कि स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी खराब थी कि उस समय 1947 में जीवन प्रत्याशा केवल 32.7 वर्ष थी। कितना एक चेंज की बात है कि 32.5 वर्ष। सोचिए कि जब इंसान जो है 60 साल 65 साल सामान्यतः जो है उस समय जी रहा था पूरी दुनिया का, भारत के लोग केवल 32.5 वर्ष की जीवन प्रत्याशा थी। सोचने वाली बात है कि किस तरह से हमने अत्यधिक चीज़ों को बदला।
इसके अलावा 1947 में केवल 17% साक्षरता दर थी। इसका मतलब है कि भारत एक बहुत बड़ी संख्या में निरक्षरों का देश था, जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता था। इससे प्रॉब्लम क्या हुई? भारत में भारतीय निम्न कोटि का था। सामाजिक क्षेत्र की उपेक्षा करने के कारण अशिक्षित लोगों की बहुत जनसंख्या थी। ये लोग केवल मजदूरी कर सकते थे, खेतों में काम कर सकते थे, इनसे हम किसी स्किल की कल्पना नहीं कर सकते। यानी भारतीय घटिया मानव पूंजी थी भारत के पास। जनसंख्या तो बहुत थी, लेकिन वो लोग किसी कौशल से युक्त नहीं थे। यानी अर्थव्यवस्था केवल संपत्ति के ड्रेनेज के कारण ही कमजोर नहीं थी। सामाजिक क्षेत्र की लगातार उपेक्षा, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देना, खाने पीने की व्यवस्था नहीं करना, इन सब के कारण जो है जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी, साक्षरता दर बहुत कम थी। एक रोचक तथ्य की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हम देखते हैं भारत में जो भारत में पहला अकाल 1770 में बंगाल में पड़ा था और अंतिम अकाल 1943 में बंगाल में पड़ा था। यानी कि हम काम नहीं कर रहे थे। कृषकों के ऊपर हमने इस तरह के टैक्सेशन की व्यवस्था रखी थी, इस तरह से लगान की वसूली कर रहे थे, हमने अपना जो जमींदारी व्यवस्था हमारे ऊपर लागू थी, सारी चीजें इतनी शोषणकारी थी कि अकालों की पूरी श्रृंखला चलती थी। लाखों लाखों हजारों लोग मर जाते थे। पहला अकाल जो नोन है वो 1770 में पड़ा, अंतिम पड़ा 1943 में। इन दोनों के आगे और पीछे में क्या चेंज हो गया है इससे पहले और इसके बाद? इस पे गौर करिए, खुद ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके पहले भी जो हमारे ऊपर शासक वर्ग था वो भारत का था। अगर जो है कोई बाहर से आया भी, अगर मुगलों को बाबर बाहर से आया तो यहीं रहा, उसकी संततियां भारतीय बनी, उन्होंने जो भी चीजें कमाई, जो भी हमसे टैक्स वसूल किया, वो यहीं पे खर्च किया, यहीं रह गया। यानी कि उसका लाभ यहाँ की जनता को मिला। जो अपना होता है वो अपने जनता के बारे में सोचता है। लेकिन जो उपनिवेशिक व्यवस्था 1757 से भारत में शुरू हुई, इसका कोई भी फोकस भारत की जनता से नहीं था। भारत की जनता से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए 1943 के बाद 47 में हम आज़ाद, उसके बाद भी अकाल की कोई सूचना नहीं मिलती है। हमारे यहाँ सूखा पड़ा, सब कुछ पड़ा, बीच बीच में मौसम पे किसी का कंट्रोल नहीं है, उत्पादन कम हुआ, लेकिन हमारी सरकारों ने इस भीषण स्थिति को आने नहीं दिया कभी भी कि जिससे जो है हजारों लाखों लोग खाने के बिना भूखे पेट मर जाएं। लेकिन उस समय की सरकार ने बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं दिया और चीजों को खराब करने में ही लगी रही। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था का विकास था ही नहीं, उनका उद्देश्य था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का विकास, और उसी हिसाब से वो काम करते थे। 1770 में वारेन हेस्टिंग यहाँ के जो गवर्नर थे बंगाल के, और वहां पे अकाल पड़ा था। 1771 के अपने पत्र में वारेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने सुपीरियर लोगों को लिखते हैं कि इतना भयंकर अकाल पड़ा कि हजारों लोग जो है बंगाल में जो है मर गए, हमारी टेरिटरी में। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि पिछली साल से इस साल लगान की वसूली बढ़ गई है। कितना अमानवीय पत्र है वो आज भी सुरक्षित है, आपको मिल जाएगा कहीं भी पढ़ने के लिए, अगर आप देखेंगे साइट पे खोजेंगे तो मिल जाएगा। यानी कि उस समय की सरकार की चिंता केवल अपना राजस्व था, भारत के लोग किस तरह से रह रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही, इससे कोई लेना देना उस समय की सरकार को नहीं था। और यही कारण है कि अंग्रेजी शासन की व्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी, और हम एक समय में 25% वर्ल्ड जीडीपी का उत्पादित करने वाले महज 250 साल बीतते बीतते हमारी वर्ल्ड जीडीपी में 1947 में जो हिस्सा था वो नगण्य के बराबर रह गया। और अब जब भारत आजाद हुआ तो भारत को ले जाना था विकास के पथ पर। अब कुछ चीजें जो है उस समय जब स्वतंत्रता आंदोलन हमारे देश के जनता, हमारे देश के हमारे लीडर जो है कर रहे थे, तो कुछ चीजें उनके दिमाग में क्लियर थी।
पहला जो चीज थी वो ये थी, जिसका भी बार बार बात भी किया जाता है, उसको भी जान के रखिए, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था का विकास के लिए आगे स्ट्रेटजी बनानी तो पीछे की चीजों को समझनी पड़ेगी। तो एक लेखक हैं अंगस मेडिसन। अंगस मेडिसन ने भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया कि 18वीं 19वीं 20वीं जो शताब्दी थी, इसमें किस दिशा से अर्थव्यवस्था चल रही थी। इन्होंने जो डेटा दिया, दो चीजें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए, इससे आपके दिमाग में हर चीज क्लियर हो जाएगी। अंगस मेडिसन ने कहा कि 1600 ईस्वी से 1870 तक भारत की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि दर 0% थी। जो 1600 ईस्वी से 1707 तक जो है वृद्धि दर हुई थी, जो उसमें थोड़ा मोड़ा प्रॉस्पेरिटी हुई भी थी, वो अंग्रेजों के आगे के शासनकाल में बिल्कुल निगेटिव में चली गई और जनसंख्या बढ़ती रही। जनसंख्या निरक्षर थी, उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया, गरीबी का महासागर जो है भारत में फैला हुआ था। इसका परिणाम यह था कि पर कैपिटा इनकम में कोई वृद्धि नहीं हुई 270 साल तक। ये कंडीशन थी। अगला जो वो डेटा देते हैं, इस पे भी ध्यान दीजिए। 1870 से 1947 तक पर कैपिटा इनकम में वृद्धि दर 0.2% थी। सोचिए कितनी भयानक स्थिति थी। अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक गई थी, बिल्कुल स्टक हो गई थी, कोई उसमें विकास हो ही नहीं रहा था। लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन की गुणवत्ता है, वो बिल्कुल ही निम्नतर स्तर तक चलती चली जा रही थी। और उस समय सामंती व्यवस्था थी, सामंतवाद का प्रभुत्व था। जो भी उत्पादन हो रहा था उस पे समाज के अगड़े लोगों का अधिकार था और उसके ऊपर अंग्रेज सरकार का अधिकार था। वो सारी प्रॉस्पेरिटी, सारी जो संपत्ति का सृजन हो रहा था, वो सारी संपत्ति जा कहाँ रही थी? इंग्लैंड जा रही थी। कुल ले दे के स्थितियां इतनी खराब थी कि जिसके बारे में आज सोच के भी हम सिहर सकते हैं कि कैसा जीवन रहा होगा, कैसे किए गए होंगे। इन्होंने ही कहा है कि 1899 में भारत की पर कैपिटा इनकम मात्र 18 रुपए थी सालाना। अब सोच कर देखिए, केवल 18 रुपए में पूरा साल जो है लोगों को बिताना पड़ता था। इस तरह की स्थिति थी। ना तो अर्थव्यवस्था में कोई गतिशीलता थी, ना तो जो है किसी तरह का विकास हो रहा था और उत्तरोत्तर हम जो है अशिक्षा के गर्त में घूमते चले जा रहे थे। किसी भी तरह के डेवलपमेंट की सोच ही नहीं थी उस दिन। ऐसी स्थिति में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब स्वतंत्रता की बात हुई, जब ऐसा लगा कि हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है, तो कुछ चीजें हमारे राजनेताओं में फिक्स थी। कुछ बातों को लेकर भारतीय नेताओं में आम सहमति। इसमें सबसे पहली बात क्या थी? अर्थव्यवस्था का बिल्कुल नाश हो चुका था, तो कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन कंसेंसस पे था। हर राजनेता का यह मानना था कि कुछ चीजें हमको करनी ही पड़ेंगी स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद। ठीक है, पहली चीज थी विकास की जिम्मेदारी सरकार की। यानी डेवलपमेंट का पूरा जिम्मा किसको उठाना पड़ेगा? हमारी सरकारों को उठाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र
क्षेत्र की बड़ी भूमिका होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका। विकास की सारी जिम्मेदारी किसको उठानी पड़ेगी? सरकार को उठानी पड़ेगी। और सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका होगी, भारी उद्योगों का विकास करना होगा। भारी उद्योगों का विकास करना पड़ेगा, यानी ऐसे उद्योग जो इस चीज पे जोर देते हैं कि आने वाले समय में हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर हम स्टील नहीं बनाएंगे तो हम ये सोच ही नहीं सकते हैं कि हम कभी कार बना पाए। अगर हम स्टील नहीं बनाएंगे तो कभी हम मोटर पार्ट्स नहीं बना सकते हैं, कभी मोटरसाइकिल नहीं बना सकते हैं, कभी जनरेटर नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे उद्योग जिनके प्रोडक्शन से, जिनके जो प्रोड्यूस होते हैं, इनका यूज हम फर्दर प्रोडक्शन में करते हैं, उनको कहते हैं भारी उद्योग। ये किसी अर्थव्यवस्था की नींव का काम करते हैं। तो इस पे जो है कंसेंसस था कि भारी उद्योगों का विकास भारत में करना पड़ेगा। ठीक है। चौथा, विदेशी निवेश। को लेकर उत्साह नहीं। उस समय 1947 के समय में विदेशी निवेश के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी रखने के कोई भी विचार नहीं था। कोई भी राजनेता यह नहीं चाहता था कि हम उत्तरोत्तर जो है विदेशी सरकारों के ऊपर आश्रित हो जाएं और विदेशी निवेश अपने पास लाकर और अपने देश का डेवलपमेंट करें। ठीक है। और इन सारी चीजों के लिए एक चीज सबसे आवश्यक थी, वो क्या थी कि विस्तृत आयोजन की व्यवस्था को अपनाना होगा। यानी कि जब भारत आज़ाद होने वाला था, जो अर्थव्यवस्था के बारे में हमने अंग्रेजी समय के बारे में पढ़ा, वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी नेताओं के दिमाग में। और उन लोगों को अपना एक कंसेंसस नेताओं के बीच बना हुआ था कि जो भारत की स्थिति है, इससे अगर बाहर निकलना है तो विकास की जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ेगी। भारत के विकास का जिम्मा सरकार का ही होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका होगी, इसलिए होगी क्योंकि हमारे यहाँ निजी क्षेत्र अभी उतना विकसित नहीं था, उसके पास पूंजी की कमी थी। तो पूंजी का अरेंजमेंट करना और उसको करके सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर अधिक से अधिक बोझ डालना और उसी के थ्रू भारत का विकास शुरू करना, ये आवश्यक होगा। भारी उद्योगों का विकास करना होगा, क्योंकि जब तक जो है ये उद्योग विकसित नहीं होंगे तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे कभी भी। विदेशी निवेश को लेकर उत्साह इसलिए नहीं था क्योंकि हम अभी अभी गुलामी के जंजाल से निकले थे और फिर से हम किसी ऐसी शर्त पे किसी से उधार ले लें और एक तरह से इकोनॉमिक जो है बर्डन हमारे ऊपर बढ़ जाती, इसको लिए नहीं था। और ये सारी चीज़ें करने के लिए ये स्पष्ट था कि हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करना होगा, एक नियोजित अर्थव्यवस्था में बदलना होगा और भारत का विकास नियोजित अर्थव्यवस्था की तरह करना होगा। पूरी प्लानिंग के साथ और स्ट्रेटजी के साथ सारे काम करने होंगे। अब इसके बाद जब ये चीजें हो गई, हमारा देश आजाद हो गया, तो अगला कदम ये था, अब इस बारे में विचार करना था कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक चालक कौन होगा। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक चालक कौन होगा, यानी कि प्रायोरिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी कि अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, किस क्षेत्र पे सबसे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और हमारे सामने दो रास्ते थे, हमारे सामने दो रास्ते थे। पहला, कृषि को हम बनाए प्राथमिक चालक और दूसरा उद्योगों को बनाए। हम कृषि को भी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक चालक बना सकते थे और उद्योगों को भी प्राथमिक चालक बना सकते थे। और इस बारे में बहस हुई, बातचीत हुई और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की गई कि किस पे हमको ज़्यादा जोर देना चाहिए।
और हमारी सरकार ने 1947 के बाद चुना किनको? उद्योगों को। तो सबसे पहले निर्णय क्या लिया गया कि उद्योगों को ही प्राथमिक चालक माना जाएगा। उद्योग ही ये डिसीजन हुआ। जबकि अगर हम गौर करें तो कृषि के लिए सारी अनुकूल व्यवस्थाएं मौजूद थी। अगर कृषि को प्राथमिक चालक बनाते तो इसके लिए कृषि की व्यवस्था के लिए क्या चाहिए? कृषि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां थी। हमारे देश में उर्वर भूमि थी, काम करने वाली बड़ी जनसंख्या थी, अनुकूल स्थिति किसके थी? कृषि के लिए थी। हम कृषि को प्राथमिक चालक बनाते, कृषि पे सबसे ज़्यादा ध्यान देकर अपनी अर्थव्यवस्था का विकास शुरू कर सकते थे। लेकिन हमारी लीडरशिप ने उद्योगों को प्राथमिक चालक बनाया। अगर ऐसा डिसीजन लिया गया तो इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। उद्योगों को अगर हमने माना, उद्योगों को ज़्यादा महत्व दिया, देने के कारण, किस कारण से उद्योगों को सबसे ज्यादा महत्व दिया? तो इसमें सबसे पहला था वैश्विक अनुभव। जो भी दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो रही थी, इसमें सबसे पहले स्थान है रूस का। सोवियत संघ जो बन गया था, सोवियत संघ का विकास हम देख रहे थे। इसके अलावा इंग्लैंड, यूएसए, ये सारी जो अर्थव्यवस्थाएं थी, ये किसी न किसी तरह से उद्योगों का विकास करके ही विकसित अवस्था में पहुंची थी। तो सबसे पहला जो हमारी इस फैसले के पीछे कारण था, वो था वैश्विक अनुभव। कि हमने ये देखा था दुनिया में कि जो देश औद्योगिक रूप से ज़्यादा मजबूत हैं, उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है, वो विकास ज़्यादा तेज़ी से कर पा रहे हैं। इसीलिए, और उस समय जितने भी अर्थशास्त्री थे, जैसे उसी के आसपास जो रोस्टो का मॉडल भी आया था, जो हमने पिछली क्लास में बताया कि हर व्यवस्था के विकास के 4-5 चरण होते हैं। 5 चरणों में पहले चरण में कृषि अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जैसे जैसे वो विकास करती है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था बढ़ने लगती है। तो अब इन अध्ययनों से भी इस बात पे जोर मिल रहा था, और हमारी लीडरशिप ने ये सोचा कि अगर औद्योगिक विकास पे हम ज़्यादा जोर देंगे तो हम तेज़ी से जो है विकास कर पाएंगे। तो पहला रीजन ये था वैश्विक अनुभव, कि दुनिया में देश जिस तरह से कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, सब लोगों का ये विचार था। और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के कुछ अपने लाभ भी थे, जैसे औद्योगिक विकास ही सामरिक रूप से सक्षम बना सकता था। आप सभी लोगों को पता है ये बात। आप सभी को एक चीज पता है कि जिस समय भारत आजाद हुआ, उसी समय विभाजन भी हुआ। हमारे सामने एक सामरिक खतरा पाकिस्तान के रूप में बन गया था, और 1947 आते ही, 1947 जैसे ही अलगाव हुआ, दोनों देशों का विभाजन हुआ, पाकिस्तान ने अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। कश्मीर पे आक्रमण, हैदराबाद में डिस्टर्बेंस फैलाने की जरूरत। यानी ये चीज क्लियर थी कि हमको सामरिक रूप से भी सशक्त होना पड़ेगा, और सामरिक रूप से सशक्त होने के लिए इक्विपमेंट्स बनाने पड़ेंगे, हथियार बनाने पड़ेंगे। ये सारे हथियार वो देश ज़्यादा अच्छी तरह से बना सकते हैं जो औद्योगिक रूप से ज़्यादा सक्षम होंगे। जहां पे स्टील का उत्पादन होगा वहीं तो बंदूकें बन सकती हैं, जहां पर केमिकल्स का उत्पादन होगा वहीं तो गोला बारूद बन सकता है। इसलिए भी ये दूसरा रीजन इसका ये था कि हमको अपने को औद्योगिक विकास की तरफ इसलिए ले जाना था ताकि हम सामरिक रूप से भी धीरे धीरे आने वाले समय में सशक्त बन सकें।
ठीक है। तीसरा कारण ये था, कृषि पारंपरिक ढांचे से बधी थी। इसलिए इसमें तेजी से सुधार संभव नहीं था। यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर को प्राथमिक चालक बनाते तो चूंकि खेती बाड़ी ये जो है परंपरागत रूप से हो रही थी, लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन गई थी, इसके बहुत सारे सामाजिक रिचुअल्स थे और नई तकनीकें हमारे पास थी नहीं। अगर हमको कृषि का तीव्र विकास करना था, कृषि के तीव्र विकास के लिए उन्नत तकनीकों की जरूरत थी। जिसका अभाव था। अब उन्नत तकनीकें हमारे पास थी नहीं। अगर हम विदेशों से उन्नत तकनीकें मनाते तो जो भी इक्विपमेंट्स विदेशों में बनाए गए थे वो वहां की जरूरत के हिसाब से थे, उसमें परिवर्तन हमको करना पड़ता, या वो भारत में उसी तरह आती तो वो फेल भी हो सकती थी। जैसे स्टील उत्पादन के लिए कोई संयंत्र हम विदेश से ले आए, उसकी टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ स्थापित करें, तो स्टील उत्पादन एक दूसरी चीज़ होती है, वहाँ पर एक गैर फॉर्मल व्यवस्था बना के सारे उत्पादन को किया जा सकता है। लेकिन कृषि के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, और अगर इसमें एकाएक कोई ड्रेस्टिक चेंज करने की कोशिश करते हैं तो समाज में सुधार की जगह उसका विद्रोह भी हो सकता है, उसका विरोध भी किया जा सकता है। इसीलिए कृषि में सुधार करना ज्यादा कठिन था बनिस्बत की उद्योगों की तरफ हम जाएं, क्योंकि औद्योगिक संरचना ढांचा थोड़ा थोड़ा भारत में बना था, थोड़ा थोड़ा निजी उद्योग भी आए थे, और पूरा का पूरा एक खाली मैदान था जिसमें हमको नए सिरे से नई व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करनी थी। और औद्योगिक विकास जैसे ही भारत का होता, जो भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पर थी, उसका शिफ्ट भी हो जाता उद्योगों की तरफ, यानी कि लोगों की इनकम बढ़ती, और लोगों की इनकम बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था तुरंत गतिशील हो जाती। इसीलिए उद्योग को ही प्राथमिक चालक बनाने का निर्णय उस समय लिया गया था, और हमारी लीडरशिप या जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो इकोनॉमिक ढांचा हमने बताया वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस पे था? औद्योगिकरण पे था, और औद्योगिकरण पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, अब कुछ चीजें थी, हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि उद्योगों पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा और वो भारत के औद्योगिक विकास के पथ पे ले जाया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि उद्योगों के विकास की पूर्वापेक्षाएं, प्री रिक्विजिट जिनको बोलते हैं, पूर्वापेक्षाएं विकसित नहीं थी। यानी उद्योगों के विकास के लिए जिस परिस्थिति को की जरूरत थी वो परिस्थिति अभी डेवलप नहीं थी। जैसे उद्योगों के विकास के लिए पहली जरूरत क्या थी? उद्योगों के विकास के लिए पहली जरूरत थी पूंजी की। पूंजी की कमी थी, यानी बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना भारी इन्वेस्टमेंट के उद्योगों का विकास नहीं हो सकता था। यानी कि पूंजी हमारे पास थी नहीं, हम एक गरीब देश थे, ये पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत उद्योग पहले से चाहिए, उद्योगों की कमी थी। यानी कि उद्योगों के विकास के लिए, जैसे सोचिए हमको ऊर्जा की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, बिजली बनेगी कोयले से, हमारे यहाँ कोयले का उत्पादन उतना हो ही नहीं रहा है। हमको कार बनाने की फैक्ट्री बनानी, हमारे यहाँ स्टील उत्पादन हो ही नहीं रहा है। हमारे पास पूंजी भी नहीं है, आधारभूत उद्योगों की भी कमी है, यानी कि जिन चीज़ों की जरूरत है वो भी नहीं है। दूसरा, तकनीक भी नहीं है हमारे पास। इसके अलावा प्रशिक्षित
प्रशिक्षित मानव पूंजी भी नहीं है। यानी हमने आपको बताया कि 17% लोग केवल पढ़े लिखे ही हैं, तो हमारे यहाँ इंजीनियर उसमें से कितने हो पाएंगे। यानी कि कौशल की कमी भी है, प्री रिक्विजिट भी हम पूरा नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी तरह से प्रशिक्षित आदमियों की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। पांचवी सबसे बुरी कंडीशन ये थी कि बाजार भी उपस्थित नहीं था, बाजार भी नहीं था। आखिर उद्योगों से जो उत्पादन होगा वो महंगा होगा। अगर हम मोटरसाइकिल बनाने की कोशिश करें 1947 में, उसको खरीदने वाला कोई ना हो तो मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि हमारी सरकार ने औद्योगिकरण को, व्यवस्था को प्राथमिक चालक माना 1947 में, लेकिन इसको प्राथमिक चालक बनाते समय इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया कि कुछ जो पूर्व अपेक्षाएं हैं, जो कंडीशन पहले से होनी चाहिए औद्योगिकरण के लिए, वो हमारे यहाँ नहीं था। जैसे पैसे नहीं थे, पूंजी नहीं थी, आधारभूत उद्योगों के विकास नहीं हुआ था, हमारे पास टेक्नोलॉजी या तकनीक की कमी थी, प्रशिक्षित मानव पूंजी नहीं था, बाजार भी नहीं था हमारे यहाँ। और ऐसी स्थिति के बाद भी हमने औद्योगिकरण को प्राथमिक चालक बनाया, जबकि इसके विपरीत 1957 के आसपास ही चीन में भी क्रांति हुई, माओ से तुंग जो है वहाँ के वो बने, और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा दूसरे ढंग से रखा। चीन में क्या किया गया, चीन ने सबसे पहले प्राथमिक चालक बनाया एग्रीकल्चर को, और एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा जोर दिया। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करके उसने पहले औद्योगिकरण से पहले की जो शर्तें हैं इसको पूरा किया। कृषि से जो पूंजी उत्पादन हुआ, जो वेल्थ क्रिएट हुआ, उससे पूंजी निर्माण हुआ। उस पूंजी निर्माण से भारी उद्योगों की व्यवस्था की धीरे धीरे। उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए, रिसर्च सेंटर बनाए। इसके बाद जो है उन्हीं कॉलेजों में पढ़ के अपनी स्किल्ड लोगों की व्यवस्था की, और जो एग्रीकल्चर से प्रॉस्पेरिटी आई इसके कारण एक बड़ा बाजार भी हो गया। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी दूसरी रखी, पहले एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया, फिर उसके कारण उद्योगों के विकास की पूर्व अपेक्षाएं पूरी की, और इसके बाद जो है औद्योगिक विकास पे ध्यान दिया। तो वहां का मॉडल कुछ दूसरा था। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि हमारे यहाँ परंपरागत कृषि हो रही थी, और कृषि जीवन शैली का हिस्सा थी। हम कृषि में बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते थे। अगर उसी समय जमींदारी सिस्टम लागू था, हमारे देश में एक लोकतांत्रिक संविधान लाया गया, और उस लोकतांत्रिक संविधान को लाने के क्रम में हमने लोगों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए। फंडामेंटल राइट्स में उस समय हमने संपत्ति का अधिकार भी दिया। जैसे ही संपत्ति का अधिकार आपने फिक्स कर दिया, तो जिसके पास जो लैंड लॉर्ड थे उनके पास जमीनें उनकी सुरक्षित हो गई, और बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करने पर एग्रीकल्चर में विद्रोह की संभावना थी, और भारत इसके लिए तैयार नहीं था। इसीलिए प्राथमिक चालक 1947 में किसको बनाया गया? उद्योगों को बनाया गया। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इतनी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। लेकिन समय बदला धीरे धीरे, तो वो व्यवस्था चलती रही, उद्योग हमारे यहाँ प्राथमिक चालक रहे। लेकिन 2002 से, इसको याद रखिएगा, 2002 से अब फिर से कृषि को अर्थव्यवस्था का प्राथमिक चालक बना दिया गया है। इसके पीछे भी रीजन है। धीरे धीरे करके जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे ही। इसका रीजन ये है कि 2002 तक आते आते दुनिया बहुत बदल गई थी, वैश्वीकरण का युग आ गया था। अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ जनसंख्या आप देखिए, आज की डेट में 140 करोड़ पहुंच गई है। अब 140 करोड़ जनसंख्या के लिए फूड सिक्योरिटी हमको क्रिएट करनी थी, पहली चीज। दूसरा, WTO आने के बाद जो कृषि वस्तुओं का व्यापार है वो भी फायदेमंद हो गया था, तो इस फायदे का भी लाभ उठाना है हमको। फूड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए और WTO के हिसाब से वैश्विक व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कृषि को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस 2002 के बाद फिर से दी जाने लगी है। इसके कारण से हमारे देखने का फोकस चेंज हो गया है।
जब हम देखने का फोकस अपना बदलने की कोशिश करते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में हमारी विचारधारा में चेंज आता है। आप अगर 2002 के बाद देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जोर गाँव के विकास पे दिया जा रहा है। मनरेगा वहाँ लागू किया जा रहा है, उनका जीवन स्तर बेहतर हो, गांव के लोगों की जो है परचेजिंग पावर बढ़े। फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए, अगर हमने फूड सिक्योरिटी सबको दी है तो उसको बनाए रखने के लिए निर्भर तो इसी पे होना है। और 1947 से 2002 के बीच में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी काफ़ी उफान हुआ। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इंसान ने किया जिससे वो फूड को ज़्यादा समय तक प्रिजर्व कर सकता है, और वो मार्केट दुनिया में बहुत बड़ी हो गई। तो इसका भी पूरा लाभ उठाने के लिए एग्रीकल्चर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए आज के समय में हमने फिर से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है, और 2002 से अब जो कृषि है यही अर्थव्यवस्था का प्राथमिक चालक बन गया है। ठीक है, अब हम लोग फिर से वापस चलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ना। आगे की चीज़ें तो हम पढ़ेंगे ही, आप कृषि में जो चेंज है इस बारे में आप देखिएगा, सोच कर देखिएगा अपने अनुभव से। उद्योगों को उसमें बनाया गया। हमने बताया आपको कि एग्रीकल्चर में कोई सुधार करना बहुत कठिन था। इसका परिणाम आपने देखा, 2020 में 3 कृषि कानून लगाए गए, और ऐसा आंदोलन शुरू हुआ 1.5 साल की सरकार को उसको वापस लेना पड़ा। जबकि आज हमारी सरकार ज़्यादा सशक्त है, भारत हर एक तरह से एक मजबूत राष्ट्र है, तब भी भारत सरकार को जनता के आगे झुकना पड़ा। अगर उस तरह का कानून हम अब लाने की कोशिश करेंगे, 1947 में लाते, तब भारत की क्या स्थिति होती, कैसी विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती। इसीलिए उस समय जरूरी था कि उद्योगों को हम प्राथमिक चालक बनाएं। जैसे स्थितियां बदली, हमने फिर से चेंज करके कृषि को प्राथमिक चालक बना लिया। इसमें सुधार की कोशिश की गई, क्योंकि कृषि में पूंजी निवेश चाहिए, कृषि को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना है। इन सब कारणों को बढ़ाने के लिए ही जो है वह 3 कृषि कानून बनाए गए। लेकिन चूंकि परंपरागत कृषि है, लोगों की जीवन शैली से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका विरोध हुआ, और इस विरोध के कारण ही हमारी सरकार को उस कानून को वापस लेना पड़ गया। ठीक है, तो वापस लेना पड़ा, तो इसको ध्यान में रखना है हमको। ठीक है, कि एग्रीकल्चर को शुरुआत में क्यों नहीं लिया गया। इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि एग्रीकल्चर सुधार एक जो है बड़े चेंज की हम ना करते हैं। तो अर्थव्यवस्था को, कृषि को सेकेंडरी पे रखा, और शुरुआती समय में उद्योगों को प्राथमिक चालक बनाया। 2002 से हमने स्थितियों को चेंज कर दिया। ठीक है, अब फिर से वापस चलते हैं 1947 में। 1947 में 2 चीजें दिमाग में थी भारत में, कि भारत को जो अर्थव्यवस्था को ले जाना है उसमें 2 सिस्टम चल रहे थे, पूंजीवाद और दूसरा था साम्यवाद या समाजवाद। पिछली क्लासेज में भी हमने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे सामने 2 उदाहरण मौजूद थे विकास करने के। पूंजीवादी जो विचारधारा थी ये निर्भर थी उदारवाद पर या लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इसके बीच की आइडियोलॉजी थी। उदारवाद जो है पूर्ण स्वतंत्रता देता है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ अवहेलना करता है किसकी? अवहेलना करता है समानता की। दूसरा एक उदाहरण था हमारे पास साम्यवाद का। ये इसकी विचारधारा थी मार्क्सवाद, यानी मार्क्सवादी आंदोलन के हिसाब से चलता था। ये वकालत करता था पूर्ण समानता की, लेकिन अवहेलना किसकी करता है? अवहेलना करता है स्वतंत्रता की। ये दोनों ही उदाहरण हमारे सामने मौजूद थे, और इन दोनों को लागू करने वाली जो परिस्थितियां थी इन पे भी गौर करें कि उस समय दुनिया में चल क्या रहा था। दोनों को अगर अलग अलग पार्ट्स में हम बांट लेते हैं
तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी, इसका उदय हुआ था अमेरिका से, हमने आपको पहले ही बताया है। अमेरिका से उदय के बाद इस व्यवस्था ने महत्वपूर्ण जो है जबरदस्त विकास किया और संपत्ति का सृजन किया, यानी 1929 तक पर्याप्त समृद्धि प्रदान की। यानी पूंजीवाद ने औद्योगिकरण किया, औद्योगिक क्रांति हुई, उत्पादन को बहुत बढ़ाया गया, लोगों का जीवन स्तर बहुत बेहतर हुआ, सारी चीजें हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? इन सभी देशों में असमानता बहुत बढ़ गई। यानी इन देशों ने समानता की भावना का विकास नहीं हुआ। जिसके पास पूरी स्वतंत्रता है, आप अपनी योग्यता के आधार पर जितना चाहें उतनी संपत्ति जो है अर्जित कर सकते हैं। इससे दिक्कत कहां से पैदा होना शुरू हुई? समाज में असंतोष आने लगा। और इस असंतोष का परिणाम क्या था? परिणाम था 1929 की महामंदी। यानी कि अब प्रश्न उठने लगा इस पे कि सारी व्यवस्था की जा रही है, खूब मेहनत हो रही है, पूरी स्वतंत्रता सबको दी गई है, सरकार हस्तक्षेप भी नहीं कर रही है बिजनेस में, हस्तक्षेप की नीति पे चल रही है, असमानताएं तेजी से बढ़ रही हैं, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच जो है समानता की कोई भावना नहीं रह गई है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी, सारे अध्ययन के बाद भी 1929 की मंदी से ये व्यवस्था बचने में असफल हो गई। यानी प्रश्न चिन्ह किस पे खड़ा हुआ? इस पे भी खड़ा हो गया। दूसरी तरफ साम्यवादी व्यवस्था चल रही थी। सोवियत संघ 1917 में बन गया और चहुमुखी विकास हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। जितना उसने डेवलपमेंट अमेरिका ने 200 साल में किया, उतना ही डेवलपमेंट इसने 30-40 साल में ही करके दिखा दिया। और इसके पीछे क्या था? मार्क्सवाद था, साम्यवादी व्यवस्था थी, सबको बराबर किया गया, हर एक तरह से जो लाइफ स्टाइल थी उसमें चेंज आया और लोगों के जीवन की गुणवत्ता बहुत बेहतर हो गई। यानी यहाँ के जो मजदूर थे उनकी कंडीशन बहुत बढ़िया थी। हुआ क्या इससे? पूरी वैश्विक स्तर पे एक चेंज आया। चेंज कैसा आया? अगर हम दोनों को अलग अलग व्यवस्था मानते हैं, इस तरह से देखिए एक चीज, अगर यहां पे रखते हैं हम पूंजीवाद को, यहां पे रखे हैं हम समाजवाद को, दोनों ही व्यवस्थाओं का जो लक्ष्य है बेहतर जीवन स्तर, दोनों ही जो व्यवस्थाएं हैं काम किस पे कर रही हैं? बेहतर जीवन बनाने के लिए लोगों का। और हो क्या रहा है इसको देखिए, अलग अलग अगर तरीके ले लें तो साम्यवाद इसके लिए क्रांति की बात करता है, समानता की बात करता है और इन दोनों चीजों को साथ लेकर आर्थिक विकास की बात करता है। यानी कि समाज के जो भी संसाधन है सबके ऊपर, उसके ऊपर सबका अधिकार है और हर एक व्यक्ति बिल्कुल बराबर है, सबकी इनकम एक जैसी होनी चाहिए और क्रांतिकारी ढंग से जो है समाज में बदलाव होना चाहिए। और इससे पहुंचना कहाँ चाहते हैं? इसी लक्ष्य की तरफ पहुंचना चाहते हैं, लोगों का जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था क्या कर रही है? पूंजीवादी व्यवस्था कहती है सबको स्वतंत्रता देंगे, सबको स्वतंत्रता देंगे, हर आदमी स्वतंत्र है। किस चीज के लिए? अपना पूर्ण विकास करने के लिए। अपना पूरा विकास करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है, जिसके अंदर जितनी योग्यता है उतनी संपत्ति अर्जित कर सकता है, वैसे काम कर सकता है। और जब सब लोग अपने लिए बहुत अच्छा करेंगे तो सबका सम्मिलित जो है पूरे देश के लिए अच्छा हो जाएगा। ये इस सिद्धांत पे काम कर रहा है। लेकिन इसमें समस्या जो सबसे बड़ी है वो समस्या क्या है?
समस्या है इंसानों की। हर इंसान एक्चुअल में बराबर क्षमता का नहीं होता है और इस व्यवस्था में असमानता बहुत तेजी से बढ़ेगी। असमानता बढ़ेगी, शोषण बढ़ेगा। किसी के पास इतना पैसा होगा कि जो दूसरों की स्वतंत्रता भी खरीद लेगा, किसी के पास इतना पैसा होगा कि वो कुछ भी करने की स्थिति में होगा, यानी विशेषाधिकार संपन्न वर्ग यहां पे बनेगा। और 1930 के आसपास जब मंदी आई, 1930 की जो मंदी थी, 1929 एक्चुअल में कहते हैं तो 1929 ही हम लोग याद रखते हैं। 1929 की जो मंदी थी उसने इस व्यवस्था के जो पैरोकार थे इन लोगों को इस बारे में सोचने के लिए मजबूर किया कि क्या अब सरकार के हस्तक्षेप से काम चल पाएगा, क्योंकि जो असमानता से जूझ रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उनको यहाँ की खबरें भी तो मिल रही हैं। इंग्लैंड के जो मजदूर हैं उनको ये पता तो चल ही रहा है कि सोवियत व्यवस्था में मजदूरों के जीवन कैसा है, उनके बच्चे कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ाई करते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की सरकार ने। यानी जन दबाव इस व्यवस्था पे पड़ने लगा और ये व्यवस्था परिवर्तित हुई कल्याणकारी राज्य के रूप में। यानी कि अहस्तक्षेप नीति, यानी सरकार का अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, जो इस सिद्धांत का सबसे मजबूत पिलर था, उस पिलर को डिगा दिया गया और ये कहा गया कि सबको स्वतंत्रता दी जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके, इससे कोई दिक्कत नहीं है। असली प्रॉब्लम क्या है कि जो उस विकास की दौड़ में पीछे छूट जाएंगे, जो वंचित वर्ग होंगे, इन वंचित वर्गों के लिए सरकार को डायरेक्ट जो है सहायता इनकी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था का लक्ष्य भी बेहतर जीवन स्तर ही है। यानी पूरी दुनिया में एक ही काम किया जा रहा था। समाजवादी व्यवस्था की कुछ चीजों को इस व्यवस्था ने भी अपनाया था। यानी अब सरकार को बैठ के मूक दर्शक बन के नहीं देखना है कि जो गरीब रह गए वो उनकी कमी है, वो योग्य नहीं थे इसलिए वो शोषण होगा उनका, वो अभाव से ग्रस्त रहेंगे। यानी समाज में जो लोग वंचित रह गए, जो लोग असमानता से जूझ रहे, जिनका शोषण हो रहा, उनको बचाने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा अर्थव्यवस्था में, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। यानी दोनों ही सिस्टम धीरे धीरे समाजवाद की बहुत सारी चीजों को अपने अंदर पूंजीवाद ने अपनाया और समाजवादी व्यवस्था जो चल रही थी इसके अंदर भी 70 के दशक के बाद ठहराव आना शुरू हो गया। जब सब कुछ सबका सिक्योर हो जाएगा तो कोई मेहनत करना नहीं पाएगा और संपत्ति का सृजन यहां भी कम हो गया। सोवियत व्यवस्था तो भंग ही हो गई, लेकिन चीन ने भी पूंजीवादी बहुत सारी चीजों को अपने अंदर शामिल किया और कुल ले दे के दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ी और अंतिम लक्ष्य आज भी यही है। इसी को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था और भारत ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। और भारतीय व्यवस्था जो थी वो दोनों का सम्मिलन थी। भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने लोगों को स्वतंत्रता भी देनी थी और साथ ही साथ समानता भी सुनिश्चित करना था। यानी कि हमको इस तरह की व्यवस्था बनानी थी जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके, निजी लोग जो है अपना विकास अपने हिसाब से कर सकें, लेकिन जहां पर जरूरत हो, जहां के लिए निजी क्षेत्र सक्षम नहीं है, वहां के लिए सरकार हस्तक्षेप करे और लोगों के जीवन को बेहतर बनाए और अधिक से अधिक समानता की तरफ ले जाए और काम करे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वैश्विक व्यवस्थाओं के कारण ही ऐसा किया गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते ही हमने साम्यवादी व्यवस्था से दो चीजें ली, आयोजन और दूसरा
PSUs। यानी कि हमने ये डिसाइड किया कि भारत का विकास नियोजित अर्थव्यवस्था की तरह होगा। एक बड़ा संस्थान बनाया जाएगा जो पूरे भारत के लिए योजनाएं बनाएगा और उसी प्लान्ड वे में हम अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे। इसके अलावा चूंकि साम्यवादी व्यवस्था में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, तो वहां से एक चीज हमने ली कि हम सरकारी कंपनियां यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का भी निर्माण करेंगे। दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था जो थी, इससे हमने लिया स्वतंत्रता और निजी उद्योग, और इन दोनों के मेल से बनी भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां पे निजी क्षेत्र को भी अपना विकास करने की पूरी छूट होगी और साथ ही साथ जहां जरूरत होगी वहां पर PSUs भी आएंगी। टाटा स्टील अगर स्टील का उत्पादन करता है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उत्पादन करें। लेकिन अगर सरकार को ये महसूस होगा कि स्टील की सारी व्यवस्था केवल निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं हो रही है, तो सरकार भी जो है स्टील पैदा करेगी, सेल जैसी कंपनी की व्यवस्था करेगी। अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र के लिए प्लानिंग की जाएगी और उस प्लान्ड वे में ही सारे काम को किया जाएगा। और इसी प्लानिंग को करने के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। और योजना आयोग एक पूरे भारत का एक आर्थिक मंत्रिमंडल की तरह काम करता था। योजना आयोग पूरे भारत के लिए योजना बनाता था, पूरे भारत के लिए पंचवर्षीय योजना बनाता था। पूरे भारत के लिए पंचवर्षीय योजना बनाता था और उसको लागू करता था, यानी प्लान्ड वे में अपना डेवलपमेंट हमने शुरू किया। और इसमें सरकार के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी अधिक थी। सरकार की जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा थी। इस व्यवस्था में परिवर्तन आया और वो परिवर्तन आया 1991 से। 1991 में वैश्विक स्थितियां बदली फिर से, और 40-42 साल स्वतंत्रता के बाद अब स्थितियों में परिवर्तन आ रहा था और हमने जो बंद अर्थव्यवस्था अपनी बनाकर रखी थी, इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे थे और दुनिया बदल रही थी। निजी क्षेत्र हमारे यहाँ डेवलप हो चुका था। 1947 और 1991 की स्थितियों में बहुत परिवर्तन था। भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने 1987 में बहुत बड़ा जो है वर्ल्ड कप आयोजन करके दिखा दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि 1991 में हमने अपनी अर्थव्यवस्था की संरचना को बदला और LPG रिफॉर्म हमने लागू किए। LPG रिफॉर्म के कारण स्थितियां बदली और अब निजी क्षेत्र के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। क्या चेंज हुआ? निजी क्षेत्र पे जोर। निजी क्षेत्र पे ज्यादा जोर दिया गया और इसी का परिणाम ये था कि 2015 में योजना आयोग के स्थान पे कौन सी संस्था बनी? नीति आयोग। और जो हमारा अगला चैप्टर है वो यही योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में, उसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये समझिए कि 1947 में योजना आयोग की स्थापना की गई, जो पूरे देश के लिए योजना बनाता था, उसको लागू भी करवाता था। क्यों? क्योंकि सरकार ने हर एक काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी, सरकार की जिम्मेदारी अधिक थी। 91 के बाद स्थितियां बदली, LPG रिफॉर्म है, अब निजी क्षेत्र को ज्यादा जोर दिया गया। अब सरकार को खुद काम नहीं करना था, सरकार को सुविधा प्रदाता बनना था। इसीलिए पूरे स्ट्रक्चर में चेंज किया गया। नीति आयोग में योजना आयोग सबसे ऊपर टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता था, ऊपर से योजना बना के नीचे भेजी जाती थी, और नीति आयोग जो है नीचे से
बॉटम टू अप अप्रोच पे काम करता है। यानी कि यहाँ पर राज्यों को भी सम्मिलित किया गया, योजना निर्माण में शामिल किया गया, और किस किस तरह से परिवर्तन किए गए ये भी हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में, तो उसको आप लोग देखिएगा। फिलहाल अभी जो स्थिति है वो ये है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। इतना सब होने के बाद भी नीति आयोग बनाया गया, एलपीजी रिफॉर्म आए, लेकिन भारत की जनसंख्या है 140 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। भारत में आज भी सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। अभी की जो रिपोर्ट आई है एमपीआई रिपोर्ट में ये चीज़ क्लियर हो गई है, आप लोगों को अभी बताया जाएगा अगली क्लासेज में। अभी भी सबसे ज़्यादा लोग गरीबी में हैं। तो एलपीजी रिफॉर्म के बाद भी सरकार की जिम्मेदारी किसी भी तरह से कम होने नहीं जा रही है। अभी भी जो इस दिशा में हमको चलना है, इसके बारे में कुछ चीज़ें बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स करके रखिए कि आगे आने वाले समय में भी हमको ज़रूरत किसकी है? अवसंरचना की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए रोल किसका होगा? सरकार का होगा। अभी भी अवसंरचना की आवश्यकता बनी हुई है, इसको दूर करने के लिए सरकार को काम करना ही पड़ेगा, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा औद्योगिकरण, हमने औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र को ज़्यादा जोर दे दिया है, ज़्यादा छूट उनको दे दी है। सरकार के लिए जो आरक्षित जो क्षेत्र थे वहाँ भी निजी क्षेत्र को अलाउ कर दिया। लेकिन अभी भी परिस्थिति क्या है? अभी भी परिस्थिति ये है कि भारी उद्योगों के लिए अभी भी कौन जिम्मेदार है? हमारी सरकार ही जिम्मेदार है। ठीक है। इसके अलावा इतनी भारी जनसंख्या है, इसको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। इसके लिए किसको प्लान करना पड़ेगा? सरकार को ही प्लान बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जो औद्योगिक विकास हो रहा, अभी भी बहुत से पीएसयूज चल रहे हैं, इनको लाभप्रद बनाना है। इनको लाभप्रद बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अभी भी सरकार की ही है। इसके अलावा अगर हमको औद्योगिक विकास में ऊपर पहुंचना है, विनिर्माण उद्योग का विकास करना है, इसके लिए निजी क्षेत्र का विकास करना है। इस निजी क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी भी किसकी है? सरकार की है। और इसके बाद मानव विकास, यानी कि कौशल। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के पास कौशल हो, हमारे पास उच्च शिक्षित लोग हों, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की ही है। यानी कि परिस्थितियां बदली हैं, सरकार के काम करने का फोकस बदला है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती। अभी भी सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है उसको दूर करने के लिए प्रयास करना ही होगा। औद्योगिक विकास को सही पथ पर रखने के लिए भारी उद्योगों का विकास सरकार को ही करना होगा। रोजगार सबको मिले, इसके लिए प्रयास सरकार को ही करना है। पीएसयू जितने चल रहे हैं वो प्रॉफिटेबल बने रहे, इसके लिए सरकार को ही काम करना है। विनिर्माण उद्योग का विकास होना चाहिए निजी क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन इसके लिए सारी सुविधाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की ही है। और हमारे यहाँ मानव विकास, कौशल युक्त व्यक्ति हों, पढ़ाई लिखाई और स्किल्ड लोगों की बढ़े, इसके लिए प्रयास की करना सरकार को। यानी कि एलपीजी रिफॉर्म, वैश्वीकरण के, उदारीकरण के युग में भी किसी भी तरह से सरकार की जो जिम्मेदारी है ये कम होने नहीं जा रही है। ठीक है। इसी चीज को कहते हैं कि अब जो है पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था दुनिया के हर जगह पे लागू है। हम इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि सबसे पहले इस चीज को समझने वाले हमारे ही देश के लोग थे। उन लोगों ने ही ये कहा, जैसे इंदिरा गांधी ने कहा कि केवल निजीकरण हमारा समाजवाद नहीं है,
हम उन्हीं स्थानों पे निजीकरण करेंगे जहां पे जरूरी समझेंगे, और यही हर एक देश में आज के समय में लागू हो रहा है। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं पे, अब अगले चैप्टर में हम लोग फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।